पिछले कई दिनों से इस एक खबर ने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया है। तबीयत बिगड़ने के कारण गुरुवार को यह टेस्ट अधूरा रह गया था, लेकिन कल आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पुलिस ने पूरा कर लिया। पुलिस की छानबीन भी लगातार जारी है और पुलिस इस कोशिश में है कि आफताब को एक बार फिर से रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि 4 दिन की रिमांड भी आज खत्म होने वाली है। तो एक तरफ गुजरात चुनाव को लेकर सरगर्मियां हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी का चुनाव प्रचार तेज हो रहा है और बीजेपी ने अब चुनावी प्रचार में सभी बड़े सियासी चेहरों को उतार दिया है। गली गली में सांसदों से लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री तक कैसे प्रचार कर रहे हैं और उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी के हाई प्रोफाइल करीब सभी नेता इस वक्त गली मोहल्लों में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। दिल्ली के करोल बाग में पश्चिम बंगाल के हुबली की सांसद लॉकेट चटर्जी निगम उम्मीदवारों के लिए पदयात्रा कर रही हैं। बीजेपी बीते 15 साल से निगम की सत्ता में काबिज है, लेकिन काम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही गिनवाती हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो देश में जो विकास हुआ है, आप कोविड वैक्सीन के लिए बोलिए, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बोलिए, आप जो राशन ने उन्होंने व्यवस्था किया था गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए बोलिए, आज तक भी सब लोग इसमें सब लोग को सपोर्ट भी हो रहा है। एमसीडी चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल का पार्टी ने जो हम लोग देखे हैं कि फ्री ट्रीटमेंट बोल के जो डेवलपमेंट विकास का रास्ता रोक दिया है। लॉकेट चटर्जी का काफिला गुजरने के बाद हमने सोचा कि लोगों से पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल की सांसद की बातों का उन पर क्या असर पड़ा है। भैया अभी ये कौन आई थी? मीनाक्षी लेके आई थी। हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या पहचानते नहीं हो जो अभी आई थी? भैया आपने देखा नहीं, लोग कह रहे थे मीनाक्षी लेके आई हो। मीनाक्षी लेके आई हुई है? नहीं, वो मीनाक्षी लेके नहीं हो, लॉकेट चटर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल से सांसद हैं। पहचानते नहीं है क्या? नहीं जी। नाम कभी सुना इनका? नहीं जी, हमने नहीं सुना। यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद तेजस्वी सूर्या गाजे बाजे के साथ गांव में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी खुद लोगों से मिलकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं और तेजस्वी का परिचय उनके कार्यकर्ता आम लोगों को दे रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के बेंगलुरु के सांसद हैं, हमारे शशि यादव जी हैं, यहाँ के उम्मीदवार हैं। नीचे के जो लोग हैं मजदूर आदमी, वो जानते हैं इनको? नहीं जानते ना, ज्यादातर तो नहीं जानते होंगे। दिल्ली के चेहरे को जानते ना, जैसे परवेश वर्मा हो गया, मनोज तिवारी हो गया, गौतम गंभीर हो गया, इनको जानते नहीं जानते? इनको सबको जानते दिल्ली का आदमी। लेकिन यहाँ तेजस्वी भी प्रधानमंत्री की उपलब्धियां लोगों को बताते नहीं थक रहे हैं। 3 बार जो है वो नगर निगम में बीजेपी रह चुकी है। हम देख रहे हैं कि इस चुनाव प्रचार में आम लोगों की समस्या, लेकिन जब उनसे निगम के कामकाज पर सवाल पूछा जाता है तो वो गोलमोल जवाब देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बहुत अच्छा काम किए हैं और इस बार भी हमारे जो विजन है दिल्ली के डेवलपमेंट के संबंधित, वो बहुत अपीलिंग है। और जिस प्रकार से पिछले 7-8 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी के घोटाला युक्त, भ्रष्टाचार युक्त सरकार को यहाँ की जनता देखे हैं, इससे लोग विशेष रूप में युवा हतोत्साहित है और इसलिए इस बार भी एमसीडी में युवा मतदाता, महिला मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन देगी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा भी इस वक्त धुआंधार चुनावी प्रचार में लगे हैं। छोटी छोटी इस तरह की नुक्कड़ सभाओं में वो अपना दिल्ली से नाता बताते हैं। कानपुर से परिवार रहा, राजस्थान में जन्म हुआ, हरियाणा में ननिहाल, दिल्ली के चांदनी चौक के मैं, डॉक्टर वालिया, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रेम अग्रवाल सब एक ही स्कूल के दरियागंज के स्कूल के छात्र। 40 वर्ष अब गौतम बुद्ध नगर में, जहाँ पूर्वांचल मिथिलांचल के लोग, उत्तराखंड के लोगों ने वहाँ अपनी नई पहचान बनाई है।
मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी का चुनावी प्रचार खासा आक्रामक होता जा रहा है। बीजेपी ने जरूर बड़े बड़े अपने नेताओं को इस नगर निगम के चुनाव में उतार रखा है। इन नेताओं का कितना असर चुनावी नतीजे पर पड़ेंगे, ये परिणाम आने के बाद पता चलेगा। दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में खर्च के लिए कांग्रेस ने टिकट की आस लगाए नेताओं से 2-2 लाख रुपए चंदा जमा किए। 224 सीटों के लिए 1250 कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नामांकन भरा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। 2 लाख रुपए का ड्राफ्ट देकर एमएलए का टिकट पाने का उत्साह ऐसा कि प्रदेश कांग्रेस के खजाने में देखते ही देखते 25 करोड़ रुपए जमा हो गए। टिकट की आस यूसुफ शरीफ को भी है, जो कि केजीएफ बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने 1700 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। ये रकम केजीएफ बाबू ने कबाड़ और रियल एस्टेट से कमाई है। मैंने 5000 रुपया फॉर्म कलेक्ट करने के लिए दिया है। 2 लाख का डीडी जो सबमिशन किया है, फॉर्म फिलअप करके सबमिशन किया है। ये काम देख के जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको देंगे तो कांग्रेस पावर में कर्नाटक में आएगी। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1250 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। सामान्य कैटेगरी के टिकट के आकांक्षियों से 5000 रुपए फॉर्म के और 2 लाख रुपए चंदा लिया जा रहा है, जबकि SC, ST और OBC के लिए ये राशि 1 लाख रुपए तय की गई है। इसमें नया क्या है? पहले भी पार्टी को चंदा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। पहले इस बात की चर्चा नहीं होती थी, अब इसकी चर्चा है। बस इतनी सी बात है। कर्नाटक की 225 विधानसभा सीटों में से 224 पर ही चुनाव होते हैं। एक एंग्लो इंडियन की नॉमिनेटेड सीट है। कर्नाटक में कांग्रेस अब बीट मूड में है। उसे लगता है कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का सीधा फायदा होगा। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने के साथ साथ कांग्रेस खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने और ब्लॉक स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल कुदवई, एनडीटीवी इंडिया। मेघालय और विवाद से जुड़े मुकरोह गांव में अब तक सामान्य हालात नहीं हो पाए हैं। गुरुवार शाम शिलोंग में एक पुलिस बूथ और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। असम पुलिस ने मुकरोह गांव में आने जाने पर रोक लगा दी है। इस गांव में मंगलवार को हुई फायरिंग में 6 लोगों की मौत हुई थी। इनमें मेघालय के 5 लोग और एक असम का फॉरेस्ट गार्ड भी था। एनडीटीवी को असम मेघालय बॉर्डर तक जाने की इजाजत मिली। यहां मंगलवार को फायरिंग के बाद गुस्साए हुए लोगों ने एक फॉरेस्ट कैंप में आग लगा दी थी। शुक्रवार को मेघालय की राजधानी शिलोंग में शांति के बावजूद तनाव दिखता रहा। मंगलवार को हुई पुलिस फायरिंग में 5 नागरिकों की मौत के बाद गुरुवार शाम कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी और शुक्रवार सुबह से सभी पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार है, क्योंकि लोगों को डर है कि आने वाले दिन कहीं संकट के ना हो। यहाँ बहुत तनाव का माहौल है और यही वजह है कि लोगों के लिए तेल का संकट है। आप देखिए, हर तरफ कारें तेल के लिए इंतजार कर रही हैं। पता नहीं मुझे कितना मिलेगा। मुझे पता चला कि हर कोई पेट्रोल ले रहा है 1500 तक का, ताकि सबको मिले। पेट्रोल की सप्लाई में कमी दिखाई दिए है और आप अगर देखें यहाँ पे पेट्रोल पंप्स के सामने भीड़ है और लंबी लाइन है। अगर मैं अपना कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती को बोलूँ आपको दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं पूरा लंबा लाइन है। जहाँ तक हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वहाँ तक लाइन है फ्यूल खरीदने के लिए। तो ये ज़रूर इसलिए है क्योंकि फ्यूल का जो ट्रक है, जो सप्लाई है, वो नहीं आ रहा है, क्योंकि जो टेंशन है उस टेंशन पे नज़र रखते हुए उनका एक डर है कि शायद कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए। सप्लाई ले जा रही गाड़ियां, खासकर तेल के टैंकर, सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ऐसा माहौल में हम लोग ऐसे सिचुएशन में जाए, किस रिस्क में जाए, कौन रिस्क लेगा, हम लोग का जिम्मेदारी कौन लेगा। और मुकरो में भी हालात सामान्य होने बाकी हैं। मंगलवार की घटना के बाद मुकरो अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है। अगर आप ये रास्ता देखें मेरे सामने, तो इसी रास्ते में 2 किलोमीटर आगे मुकरो गांव है, जहां पे मंगलवार में आसाम पुलिस के फायरिंग में 6 लोगों की जान गई।
1 असम फॉरेस्ट गार्ड और 5 मुखरो के रहवासी। अब मंगलवार के सुबह की घटना के बाद यहाँ पे जो रहवासी है मुखरो गांव के, वो आके इस फॉरेस्ट कैंप पे आग लगा दी और ये देख सकते हैं आप फॉरेस्ट कैंप कैसे पूरी तरीके से जल चुके हैं। जिन लोगों ने ये घटना देखी है उनका गुस्सा, आक्रोश, हैरत कम नहीं हो रहे। मैं यहाँ अपने पति का इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ या क्या वजह थी कि उनके साथ इस तरह हो रहा है। सुबह बस उन्होंने कहा कि वो काम के लिए जाएंगे क्योंकि ये धान कटने का समय है और उसने कटाई पूरी नहीं की थी, तो उसने कहा था कि वो धान इकट्ठा करने खेत पर जाएगा। लेकिन रास्ते में मुझे नहीं मालूम क्या हुआ कि उसके साथ ये सब हुआ। जब मेरे घर फोन आया तो मैं घबरा उठी और वहाँ पहुंचकर मैंने देखा। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ तब तक जब तक मैं वहाँ पहुंची नहीं थी। बस इतना ही पता है मुझे। मेरी समझ में हम मुकरोह की तरफ से आ रहे थे। मेरा भाई मुकरोह में काम करने गया था और उसे गोली मार दी गई। मैं अभी पहुंचा। उन्होंने मुझे उससे मिलने नहीं दिया क्योंकि वो सीधे उसे अस्पताल ले गए। फौरन मैं घर से यहाँ आया अपने भाई को देखने। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भरोसा दिलाया है कि सरकार लोगों को इंसाफ दिलाएगी। वो मानते हैं कि लोगों को समझाने के लिए और भी कुछ किया जाना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हालात को शांत करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया गया। इस मामले में अभी जांच आगे बढ़नी है और आगे की और भी कार्रवाई करनी है। कई सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और तबादले भी किए गए हैं, लेकिन इतना करना काफी नहीं है क्योंकि लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मामले में सही और जरूरी कदम उठने चाहिए। मेघालय में परिस्थिति अभी तो शांतिपूर्ण है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी गुस्सा है मुखरो गांव के घटना को लेकर, जिसमें 5 रहवासियों का जान गई है पुलिस के फायरिंग में। कल जब इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था तब ये पुलिस बूथ को शिलोंग सिविल हॉस्पिटल के सामने जला दिया गया था। इसीलिए शिलोंग के जो परिस्थिति है उसमें शांति तो है अभी, लेकिन कोनराड संगमा जो मेघालय का मुख्यमंत्री है उनका कहना है कि और कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि लोगों को लगे कि उनके साथ इंसाफ हो रहा है और उनको इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन चंद्र चक्रवर्ती के साथ शिलोंग से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया।